हेलो विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा का विषय, 11वीं कक्षा का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे हम, जिसमें हम उद्योगों की विशेषता और औद्योगिक नीतियों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो के अंदर हमने दो औद्योगिक नीतियाँ 1948 की औद्योगिक नीति और 1956 की औद्योगिक नीति के बारे में पढ़ा। आज की इस वीडियो के अंदर हम अगली नीति जो कि 1991 में आई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 1991 की औद्योगिक नीति जो कि हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति है और इसे हम नई औद्योगिक नीति भी कहते हैं। 1948 और 56 के बाद 1980 में भी औद्योगिक नीति आई, लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। 1991 की जो औद्योगिक नीति थी उसके अंदर बहुत अधिक फेरबदल किए गए थे, नीति को एक तरह से आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया गया था। तो इसीलिए ये औद्योगिक नीति बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति है। तो 1991 की जो औद्योगिक नीति थी इसे 24 जुलाई 1991 की डेट हमें याद करनी है। 24 जुलाई 1991 को लागू किया गया और इस नीति के अंतर्गत जो पिछली नीतियाँ थी उन नीतियों के अंदर काफ़ी फेरबदल किए गए और इसीलिए हम इसे नई औद्योगिक नीति भी कहते हैं। तो नई औद्योगिक नीति 1991 की औद्योगिक नीति इतनी अधिक महत्वपूर्ण क्यों थी, हम उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये इतने अधिक परिवर्तन की आवश्यकता क्यों, जो 1991 की नई औद्योगिक नीति थी, इसके लाने की क्या आवश्यकता थी, इसके क्या क्या उद्देश्य थे, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो 1948 में और 1956 में औद्योगिक नीति लागू की, हमने देखा कि उनके अंतर्गत जो सार्वजनिक क्षेत्र था, जो सरकारी क्षेत्र था, उसके ऊपर बहुत अधिक भरोसा दिखाया गया था, उसे बहुत अधिक महत्व दिया गया था। जबकि जो निजी क्षेत्र था उसका जो विकास था वो कंट्रोल में था, नियंत्रण में था, सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत रहकर उसने काम किया। तो इतना सब होने के बावजूद भी जो हमारा उत्पादन था उसके अंदर कोई विशेष वृद्धि नहीं हो रही थी। लगातार जो सार्वजनिक क्षेत्र था वो घाटे में चल रहा था, बिल्कुल भी वो लाभप्रद नहीं था। तो इस कारण से 1991 के अंतर्गत व इसकी नीति के अंतर्गत काफ़ी फेरबदल किए गए। तो ये फेरबदल किस लिए किए गए, ताकि उत्पादन के अंदर वृद्धि हो, लोगों के रोजगार के अंदर वृद्धि हो, लोग बेरोजगार हो रहे थे उनको रोजगार प्राप्त हो, जो सार्वजनिक क्षेत्र हमारा लगातार घाटे में चल रहा था, हानि में चल रहा था, उसे कैसे लाभप्रद बनाया जाए। तो इन सभी कारणों से नई औद्योगिक नीति 1991 की औद्योगिक नीति लागू की गई। तो इस नीति की क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या इसकी खास बातें थी, तो उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहली इस नीति की विशेषता थी सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन। संकुचन का अर्थ होता है समेट देना, कम कर देना। हमने देखा कि 1948 में और 1956 में जो हमारा सरकारी क्षेत्र था उसके ऊपर बहुत अधिक भरोसा दिखाया गया था। अधिकतर जो हमारे उद्योग आते थे वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, और लेकिन 1991 के अंतर्गत इसका संकुचन कर दिया गया, इसे सीमित कर दिया गया, यानी कि इसके अंतर्गत जो उद्योग आते थे उन्हें कम कर दिया गया। हमने देखा कि 1956 के अंत में इसके अंतर्गत 17 उद्योग आते, लेकिन बाद में इसे और भी कम करके इनकी संख्या 8 कर दी। तो सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन 17 से 8 पर कर दिया गया। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में 8 भी नहीं, वर्तमान में इसके अंतर्गत केवल 2 उद्योग ही आते हैं। तो वर्तमान के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन करके इसके अंतर्गत आने वाले उद्योगों की संख्या कितनी रह गई, 2। वो 2 उद्योग कौन कौन से हैं? पहला है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो काम कार्य किए जाते हैं वो सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत किए जाते हैं। और दूसरा क्षेत्र है हमारा रेलवे, भारतीय रेलवे या रेलवे परिवहन। तो ये जो 2 क्षेत्र हैं ये पूर्णतः वर्तमान में सरकार के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बाकी के जो शेष हमारे उद्योग हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते। तो सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन कर दिया गया, उसे समेट दिया गया, उसकी जो एरिया था उसे कम कर दिया गया। दूसरी विशेषता क्या थी? सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण। निजीकरण एक तरह से संकुचन का एक तरीका। सार्वजनिक क्षेत्र जो था, जो पहले जिसके ऊपर बहुत अधिक भरोसा था, उसका संकुचन कैसे किया गया कि उसका के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र थे जो लगातार घाटे में चल रहे थे, जिनके अंदर लगातार नुकसान हो रहा था, उनमें से कुछ को बंद कर दिया गया और कुछ का क्या कर दिया गया? निजीकरण। निजीकरण यानी कि वो प्राइवेट हाथों के अंतर्गत सौंप दिए गए। जो हमारा निजी क्षेत्र था उसे वो सौंप दिए गए, क्योंकि वो लगातार घाटे में चल रहे थे, नुकसान हो रहा था।
तो इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र को कम करके उसे क्या कर दिया गया, निजी हाथों में सौंप दिया गया। तो अगर हम बात करें शुरुआत की तो शुरुआत के अंतर्गत क्या किया गया कि जो निजी क्षेत्र का जो जिसके ऊपर बहुत अधिक भरोसा था उसको या तो बंद कर दिया गया उस क्षेत्र को, या फिर उसको निजी क्षेत्र के अंतर्गत सौंप दिया गया। तो इन दो पॉइंटों से हमारा क्या निकलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर से सरकार का भरोसा उठ चुका था। सार्वजनिक क्षेत्र लगातार घाटे में चल रहा था, लगातार नुकसान में चल रहा था, और इसी कारण से इस एरिया को समेट दिया गया, इसे संकुचित कर दिया गया और इसे निजी हाथों को सौंप दिया गया। इसके बाद जो अगली विशेषता वो विशेषता है औद्योगिक लाइसेंसिंग। औद्योगिक लाइसेंसिंग ये 1991 की औद्योगिक नीति की तीसरी विशेषता है, औद्योगिक लाइसेंसिंग। लाइसेंस क्या होता है? लाइसेंस होता है जब किसी को सरकार के द्वारा कोई कार्य करने की अनुमति दी जाती है, तो वो एक तरह का अनुमति पत्र होता है। लाइसेंस हमें किसी काम को करने की इजाजत देता है, अनुमति देता है सरकार के द्वारा। तो सरकार जिसे वो कार्य करने की अनुमति देती है उसे ये अनुमति पत्र दिया जाता है। तो 1991 की औद्योगिक नीति में क्या किया गया कि जो औद्योगिक लाइसेंस थे, जिन्हें काम करने की छूट दी गई थी, उनको जो लाइसेंस दिए जाते थे वो लाइसेंसिंग एक तरह से समाप्त कर दी गई। पहले धीरे धीरे कम किए गए, धीरे धीरे कम किया गया उनको। तो स्टार्टिंग के अंदर क्या किया गया कि ऐसे 17 उद्योग रखे गए जिनको सरकार की तरफ से लाइसेंस देने के बाद ही उनके ऊपर काम किया जा सकता था। तो औद्योगिक लाइसेंस को पहले 17 उद्योगों के लिए किया गया, लेकिन फिर 1999 में पहले 17 और फिर 1999 के अंतर्गत क्या कर दिया गया कि ऐसे 8 उद्योग ही रह गए जिनके लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता थी। तो औद्योगिक नीति की अगली विशेषता में क्या किया गया कि जो औद्योगिक लाइसेंसिंग की जिसके लिए आवश्यकता होती थी उन उद्योगों को कम किया गया। पहले 17 से 1999 में और अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में केवल 5 ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए हमें औद्योगिक लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती है। वो 5 उद्योग कौन कौन से हैं? सबसे पहला शराब का धंधा, शराब का उद्योग करने के लिए हमें लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे नंबर पर सिगरेट या तंबाकू जिसे हम कह सकते हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो सिगरेट, तंबाकू जैसी चीज़ों से संबंधित अगर उद्योग हमें करना है तो उसके लिए भी हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। शराब, सिगरेट, और तीसरी चीज रक्षा उपकरण। रक्षा उपकरण जो होते हैं तो रक्षा के लिए, हथियार वगैरह बनाने के लिए हमें औद्योगिक लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ेगी। चौथी चीज है खतरनाक रसायन। खतरनाक रसायन, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होते हैं रसायन, तो इनसे संबंधित। और 5वीं चीज है हमारी विस्फोटक पदार्थ। विस्फोटक, जो विस्फोटक पदार्थ है, तो इन चीजों के, इन 5 चीजों के लिए हमें औद्योगिक लाइसेंस लेने की आवश्यकता है वर्तमान। तो औद्योगिक लाइसेंसिंग को कम कर दिया गया, हम कह सकते हैं कि अब अधिकतर उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। अगली विशेषता है पंजीकरण की समाप्ति। पंजीकरण को क्या कर दिया गया? समाप्त। पंजीकरण होता क्या है? पंजीकरण होता है एक तरह से किसी चीज़ का सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाना। कि मान लिया हमें अपना कोई उद्योग शुरू करने के लिए या उसकी और अधिक शाखा खोलने के लिए या कहीं पर कुछ खरीदने बेचने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? पंजीकरण करवाना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। लेकिन 1991 की औद्योगिक नीति के बाद इस पंजीकरण करवाने को भी समाप्त कर दिया गया। तो उद्देश्य हम क्या समझ सकते हैं कि 1991 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें जो निजी क्षेत्र के को छूटें दी गई ताकि लोग अधिक से अधिक काम धंधे, जो उनके ऊपर बंधन थे, जो नियंत्रण थे, उन नियंत्रणों को कम करने की कोशिश की गई। जैसे लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया या उसे कम कर दिया गया, पंजीकरण की भी समाप्ति कर दी। अब अगर किसी उद्योग को अपनी कोई और नई शाखा खोलनी है या कोई नया उद्योग शुरू करना है तो उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगली विशेषता है विदेशी पूंजी। विदेशी पूंजी के अंतर्गत क्या किया गया कि कोई विदेशी कंपनी अगर भारत में आकर कोई उद्योग शुरू करना चाहती है तो उसके लिए छूटें बढ़ा दी। पहले 1991 से पहले क्या था कि 40% हिस्सेदारी, कोई कंपनी अगर विदेशी कंपनी भारत के अंदर आती है, अपना उद्योग स्थापित करती है तो उसको 40% हिस्सेदारी उसकी होती थी और बाकी की जो 60% हिस्सेदारी थी वो भारत सरकार की होती थी। लेकिन अब ये हिस्सेदारी बढ़ाकर 40 से 50 और 50 से 51% तक कर दी, यानी कि एक तरह से आधे से अधिक। अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर अपना उद्योग चलाना चाहती है, उद्योग शुरू करना चाहती है तो वो आधे से अधिक
51% तक उसकी हिस्सेदारी को मंजूरी दे दी गई सरकार को। अगली विशेषता है एकाधिकारी कानून में छूट। एकाधिकारी कानून यानी कि जिसके ऊपर किसी एक का कंट्रोल होता है, यानी कि कोई हमारी ऐसी औद्योगिक कंपनियां थी, औद्योगिक घराने थे जो जिनका किसी विशेष उद्योग के ऊपर लगभग एकाधिकार था, मतलब बहुत बड़े एरिया के ऊपर उनका कंट्रोल था। तो उनको क्या छूटें दी गई कि भाई वो अपनी कोई और शाखा खोल सकती हैं, वो कोई अपनी और नई कंपनी खरीद सकती हैं। तो उनके जो अधिकार थे उन अधिकारों के अंतर्गत छूट दी गई। यानी कि जो बड़े घराने थे, बड़े औद्योगिक घराने जो थे, बड़ी औद्योगिक कंपनियां जो थी, उनके अधिकारों के अंतर्गत उनको कुछ विशेष छूटें दी ताकि वो अपने उद्योगों को और बढ़ा सके और फैला सके। तो ये हमारी 1991 की औद्योगिक नीति की कुछ विशेषताएं थी, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इस औद्योगिक नीति के फलस्वरूप सरकार का भरोसा सार्वजनिक क्षेत्र से लगभग उठ चुका था और निजी क्षेत्र की तरफ सरकार ने विशेष जो है झुकाव दिखाया था। तो ये हमारी 1991 की औद्योगिक नीति हुई, जिसके एक एक विशेषता को हमने अच्छे से पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस कक्षा के लिए इतना काफ़ी है और अगली कक्षा के अंतर्गत अगला टॉपिक लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।